स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे करंट जीके के बारे में, जो 21 नवंबर से 25 नवंबर के बीच की घटनाओं पर आधारित हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। उत्तरी कोरिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की हैं हाल ही में। ये इस मिसाइल का नाम है हासोंग 17। ये इस मिसाइल का नाम है और इसकी जो मारक क्षमता है लगभग अमेरिका तक है। उत्तर कोरिया की अगर बात करें तो वहाँ तानाशाह शासक हैं किम जोंग उन, और जो राजधानी है वहाँ की प्योंगयांग। अगला बिंदु, फीफा विश्व कप का उद्घाटन हाल ही में हुआ है। जो स्टेडियम है जहाँ पे उद्घाटन रखा गया, अल बायत। तो 2022 का जो फीफा विश्व कप का आयोजन है वो कतर देश में चल रहा है और उद्घाटन जो समारोह है वो अल बायत स्टेडियम में रहा है। और 2022 का जो फीफा विश्व कप है, इसके जो एम्बेसडर हैं घनील अल मुफ्ताहा। इसके बारे में एक विशेष बात ये है, एक 20 वर्षीय ये युवक हैं और इनके जो शरीर का निचला हिस्सा है वो बिल्कुल नहीं है, तो इसीलिए इन्हें ब्रांड एम्बेसडर, एक तरीके से दिव्यांग हैं, ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे इन्हें पेश किया गया है। और उद्घाटन मैच में इक्वेडोर ने कतर, जो स्थानीय लोकल टीम है, मेज़बान टीम है, उनको 2-0 से हराया है। फीफा जो वर्ल्ड लेवल पे फुटबॉल को कंट्रोल करने वाली एक संस्था है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। तो 2022 का जो विश्व कप है फुटबॉल का वो कतर में आयोजित हो रहा है। अगला बिंदु है दोस्तों, अरुण गोयल। ये काफ़ी विवादित नाम है इन्हीं दिनों में। क्या हुआ इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये हाल ही में नए चुनाव आयुक्त जो हैं नियुक्त हुए हैं राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग में। 1985 के ये आईएएस रह चुके हैं और पंजाब कैडर के थे। और रीज़न ये रहा दोस्तों कि इन्होंने हाल ही में लगभग 18 नवंबर के आसपास इन्होंने सेवानिवृत्ति ली थी और सेम डे इन्होंने अप्लाई किया चुनाव आयुक्त पद के लिए। सेम डे इनकी फाइल को मंजूरी भी मिल जाती है और नियुक्ति भी हो जाती है। तो इतना फास्ट मामला हुआ कि फिर एक वकील है प्रशांत भूषण, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इनके लिए रिट लगाई कि इतनी जल्दबाजी क्यों। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और आखिर जो इनकी नियुक्ति प्रक्रिया है उन्हीं के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगने शुरू हो गए हैं। तो ये मामला बड़ा विवादित बनता जा रहा है। थोड़ी सी बात करते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। तो हमारे जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो राजीव कुमार है अभी, राजीव कुमार। तो एक निर्वाचन आयुक्त कौन अरुण गोयल बने हैं, राजीव कुमार पहले से हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, और एक अन्य चुनाव आयुक्त हैं अनूप चंद्र पांडेय। तो 3 सदस्यीय ये आयोग हैं। मूल संविधान में 1 सदस्य ही था। तो जैसा कि मैंने बताया कि इनकी नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और सरकार की तरफ से जो पक्ष रख रहे हैं इस मामले में भारत के अटॉर्नी जनरल, भारत के महान्यायवादी, जो भारत सरकार का कानूनी पक्ष हमेशा कोर्ट में रखते हैं, आर वेंकट रमणी, इन्होंने अपना मुद्दा रखा है। और निर्वाचन आयोग का जो गठन है वो 25 जनवरी 1950 को हुआ था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत। वर्तमान में ये 3 सदस्यीय आयोग हैं और मूल संविधान में जो है यह 1 सदस्यीय आयोग था। वर्तमान में 3 सदस्य हैं इसमें। तो कब हुए 3 सदस्य? पहले ये 2 बार हुआ है। 1989 में इसको 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया, 1989 में, परंतु 1990 में यानी 1990 में पुनः 1 सदस्यीय आयोग कर दिया गया। उसके पश्चात क्या हुआ कि अक्टूबर 1993, 1 अक्टूबर 1993, तब से लेके पुनः इसको 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया। और वर्तमान में भी जो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है वो 3 सदस्यीय आयोग हैं और जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे। अगला बिंदु है दोस्तों, वनडे क्रिकेट में पहली बार 500 रन बने। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज दिन तक, चाहे वो घरेलू क्रिकेट हो चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच की बात करें, वनडे इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें, तो 500 रन आज दिन तक नहीं बने एक दिवसीय मैचों में। तो ये पहली बार हुआ है और ये इंडिया में हुआ है। तो तमिलनाडु की जो टीम है उन्होंने अरुणाचल प्रदेश
के विरुद्ध 50 ओवर में 2 विकेट पर 506 रन बनाए। तो कितने रन बनाए? 506। ध्यान रखना, ये घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है, विजय हजारे ट्रॉफी, वहाँ पे जो आयोजन हो रहा उस मैच में इन्होंने बनाए हैं तमिलनाडु ने यह मैच उन्होंने 435 रन से जीता है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था जगदीशन। इन्होंने 277 का स्कोर किया अपनी टीम के लिए। हालांकि 500 रन बनाने वाली ये विश्व लेवल पे देखें तो पहली टीम है। इससे पहले जो हाईएस्ट रिकॉर्ड था यह एक इंग्लैंड की टीम के नाम था, जो 2022 में ही इंग्लैंड ने नीदरलैंड के खिलाफ 498 का स्कोर किया था। 498 का हाईएस्ट स्कोर इंग्लैंड के नाम था, जो नीदरलैंड के विरुद्ध किया था। तो ये एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि पहली बार एक दिवसीय मैचों में 500 रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो तमिलनाडु की टीम ने ये बनाए हैं। कौन से टूर्नामेंट में? विजय हजारे। यह एक भारत की घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। अगला बिंदु है दोस्तों, नोवाक जोकोविच ने जीता एटीपी फाइनल्स। तो ये जो नोवाक जोकोविच हैं ये सर्बिया के हैं और टेनिस खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने नॉर्वे के कैस्पर रूड को 7-5, 6-3 से हराया है। एटीपी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स टूर्नामेंट है। अगला बिंदु है दोस्तों, ऑपरेशन ट्यूलिप। ऑपरेशन ट्यूलिप क्या है? ये एनसीबी द्वारा चलाया गया एक विशेष अभियान है। इसका क्या उद्देश्य है कि अफीम की तस्करी को रोकना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट बन जाता है ऑपरेशन ट्यूलिप। आप आजकल की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें इस तरह के प्रश्न बनते हैं और बन सकते हैं आगे आने वाले जो भी सीईटी है, चाहे रीट है, सेकंड ग्रेड है, जितने भी एग्जाम्स हैं। तो ऑपरेशन ट्यूलिप का संबंध किससे है? तो ये किसने चलाया, किस संस्था ने चलाया? एनसीबी ने चलाया। तो ये जो एनसीबी है मादक द्रव्य जो पदार्थ हैं, जो नशीले पदार्थ हैं, उनके खिलाफ अभियान चलाती हैं। तो इन्होंने एक अभियान चलाया और छापे मार के इन चीज़ों को रोकने की कोशिश करती है। तो अफीम की तस्करी को रोकने तो विशेष अभियान इन्होंने चलाया है ऑपरेशन ट्यूलिप के नाम से। एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसका पूरा नाम है। अगला है दोस्तों, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी की जो 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस में सी जिनपिंग को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में तीसरा कार्यकाल मिला। यानी जो चीन के राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग, वो जो कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की, उसके भी सर्वोच्च पद पे बैठे हैं। जो सर्वोच्च पद होता है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का, वो महासचिव का पद होता है। तो तीसरे कार्यकाल के लिए अगेन उन्हें ये पद मिला है। उनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का रहता है। तो 2 कार्यकाल उन्होंने पहले पूरे कर लिए और तीसरे कार्यकाल के रूप में भी पार्टी के सर्वोच्च पद पे अगेन वो आसीन हुए हैं। और 2012 में ये महासचिव बने थे, तो 2022 में इनका कार्यकाल, दूसरा जो कार्यकाल है वो खत्म हो रहा था, और 2013 में ये राष्ट्रपति बने हैं। विशेष बात ये है दोस्तों कि चीन के संविधान में इस बात का उल्लेख है कि कोई भी व्यक्ति सीपीसी का 2 बार से अधिक महासचिव नहीं बन सकता है। लेकिन इस हेतु संविधान में 2018 में एक संशोधन किया गया। यानी सी जिनपिंग के ही कार्यकाल में, जब वो पार्टी के भी महासचिव थे और राष्ट्रपति भी थे और दोबारा महासचिव बन गए थे, तभी से इसकी तैयारियां शुरू हो गई कि अगेन इनको एक कार्यकाल मिल सकता है। तो वही हुआ है और तीसरा कार्यकाल के रूप में इन्हें चुन लिया गया है। चीन में वर्तमान में साम्यवादी शासन व्यवस्था है और चीन में जो साम्यवादी क्रांति हुई थी वो 1 अक्टूबर 1949 माओ त्से तुंग के नेतृत्व में हुई थी। 1 अक्टूबर 1949 को, तब से लेके साम्यवादी शासन व्यवस्था है। और जो एक ही सिंगल पार्टी है वहाँ पे चाइना में, वो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी है। और उसी की जो सबसे बड़ी बैठक होती है, उस बैठक में निर्णय लिया गया है। अगला बिंदु है ऑपरेशन गरुड़ शक्ति। ये नवंबर 2022 में हुआ है। क्या है ये ऑपरेशन गरुड़ शक्ति? ये भारत और इंडोनेशिया का संयुक्त युद्धाभ्यास है। भारत और इंडोनेशिया का संयुक्त युद्धाभ्यास है जो हाल ही में इंडोनेशिया में हुआ है। अगला बिंदु, राजस्थान हाईकोर्ट को मिलेंगे 8 न्यायाधीश। कॉलेजियम के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है दोस्तों जजों की। तो हाल ही में ये सिफारिश कर दी गई हैं। तो इस प्रकार कुल 8 जज जो हैं वो राजस्थान को मिलेंगे, राजस्थान हाईकोर्ट को मिलेंगे। तो राजस्थान हाईकोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे कुल 50 पद स्वीकृत हैं।
जिनमें से 26 वर्तमान में कार्यरत हैं, अर्थात देख सकते हैं कि 24 पद जो हैं वो रिक्त हैं। तो ये जो 26 पद हैं, एक मुख्य न्यायाधीश है और 25 अन्य न्यायाधीश कार्यरत हैं। और जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं राजस्थान के, वो हैं पंकज मित्तल। पंकज मित्तल ये मुख्य न्यायाधीश हैं राजस्थान के। और इनकी जो नियुक्ति है जजों की, वो कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा होती है। कॉलेजियम में सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 वरिष्ठतम जजों की एक कॉलम होता है, या बोल सकते हैं समूह होता है, वो सिफारिश करते हैं इन सब के लिए। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में स्थित है। अगला बिंदु, अनवर इब्राहिम बने मलेशिया के पीएम। वहाँ के जो सुल्तान हैं अब्दुल्ला अहमद शाह, ये नवंबर 2022 में चुनाव हुए हैं, संसद के चुनाव थे और नतीजे इस प्रकार से है कि त्रिशंकु विधानमंडल बना। त्रिशंकु विधानमंडल उसको कहते हैं जब किसी भी एक दल को जो है स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, या किसी भी गठबंधन को, चुनाव पूर्व जो गठबंधन बनते हैं उनको स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो ऐसे विधानमंडल को त्रिशंकु विधानमंडल कहते हैं। तो त्रिशंकु विधानमंडल की बात बनी, लेकिन उन्होंने अपने कुछ दलों को साथ में जोड़ के कुछ जो नंबर हैं, बहुमत वाला जो आंकड़ा है, उन्होंने पा लिया है। इस प्रकार अनवर इब्राहिम मलेशिया के प्रधानमंत्री बनते हैं। अगला बिंदु है, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है या कब मनाया गया। बात करें तो 25 नवंबर को यह हाल ही में मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे महिला हिंसा उन्मूलन दिवस। तो बात करें थोड़ा सा भारत के संदर्भ में, भारत में क्या ऐसे कोई कानून हैं जो महिलाओं को हिंसा से बचाने हेतु बनाए गए हैं। तो सबसे पहले तो दहेज निषेध अधिनियम बना था सन 1961 में, दहेज निषेध अधिनियम 1961 में। उसके बाद में देखिए कि घरेलू हिंसा के खिलाफ भी एक अधिनियम का प्रावधान किया गया है, महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में बना है। इसके अलावा कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ जो यौन उत्पीड़न होता है उसको रोकने तो एक अधिनियम बना है सन 2013 में। और इसके अलावा आप देखेंगे कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पे भी महिला आयोग कार्य कर रहा है, जहाँ पे महिलाएं सीधा अपनी जो हैं सिफारिश, या बोल सकते हैं कि अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो बता सकते हैं। अगला बिंदु है दोस्तों, लचित बरफुकन की 400वीं जयंती मनाई गई। लचित बरफुकन की 400वीं जयंती मनाई गई। कौन है ये लचित बरफुकन, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। तो 24 नवंबर को इनकी लचित दिवस मनाया गया। एक्चुअली में 16वीं शताब्दी में जो आज असम है, वहाँ पे एक अहोम साम्राज्य था। तो वहाँ जब मुगल साम्राज्य के दौरान वहाँ पे जब युद्ध हुए थे, या एक तरीके से बोल सकते हैं मुगलों ने जो आक्रमण किया, उस आक्रमण को रोकने में अहोम साम्राज्य के जो सेनापति थे वो लचित बरफुकन थे, और उन्होंने बहुत ही अच्छी भूमिका निभा के इस संघर्ष को अच्छे से किया और मुगलों की जो एक तरीके से जो साम्राज्यवाद की नीति थी उन्होंने रोका पूर्वोत्तर में। इसीलिए उनकी याद में ये 24 नवंबर को लचित दिवस मनाया जाता है। ये कौन थे? अहोम सेनापति थे। सरायघाट के युद्ध में अहोमों की जीत हुई थी। और अभी हाल ही में मोदी जी ने इनको पूर्वोत्तर का शिवाजी भी बताया था। ये बहुत ही अच्छा सवाल बन सकता है यहाँ से कि पूर्वोत्तर का शिवाजी किसे बताया गया। तो आज के बारे में, आज से पहले इस तरह की कोई बातें हुई नहीं है। तो बहुत ही बड़े लेवल पे अभी 3 दिन का प्रोग्राम 23, 24, 25 नवंबर को नई दिल्ली में भी आयोजित हुआ है। तो वहाँ पे पूर्वोत्तर का शिवाजी बताए गए हैं। तो ये बहुत अच्छे सवाल यहाँ से बन सकते हैं। इनके बारे में एक और, ऐसा नहीं कि पहली बार है, लेकिन जो हमारी एनडीए है, नेशनल डिफेंस एकेडमी है, वहाँ पे बेस्ट कैडेट को दिया जाने वाला जो गोल्ड मेडल है उसका नाम भी लचित मेडल है, और ये लचित बरफुकन के नाम से ही है। तो एनडीए जो बेस्ट कैडेट को जो गोल्ड मेडल देता है उसका नाम भी लचित मेडल है। अगला और आखिरी बिंदु आज का, नसीम अल बह। नसीम अल बह ये क्या है? 2022 का ये एक नौसेनाओं का युद्धाभ्यास है, द्विपक्षीय। किसके बीच में हो रहा है ये? भारत और नेपाल, ओमान, भारत और ओमान की जो संयुक्त सेना है, ओमान और भारत की जो नौसेनाएं हैं, नेवी है, उनका दोनों का द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है। ये 20 नवंबर से शुरू हुआ था। ये 13वां संस्करण है और ये ओमान के तट पे अभी चल रहा है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर ये वीडियो आपको, उम्मीद करता हूँ, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।